दोस्तों, अमेरिका के पास दुनिया की रिज़र्व करेंसी है, लेकिन डेट भी ऑलमोस्ट $40 ट्रिलियन जो है वो हो चुका है और अब अमेरिका जो है जापान के येन को सपोर्ट कर रहा है। सवाल ये है कि अमेरिका जापान की करेंसी को स्टेबलाइज़ कर रहा है या फिर इनडायरेक्टली अपने खुद के जो डेट मार्केट है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमर ज़ैदी और आज की जो कहानी है, जो स्टोरी और डिस्कशन रहेगा, वो सिर्फ़ जापान के येन को वीक होने की स्टोरी नहीं, बल्कि हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के $40 ट्रिलियन डेट को यूएस ट्रेजरी मार्केट और जो जापान का 1.1 ट्रिलियन का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है, वो किस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल पावर की जो फॉर्च्यून है, उसके अकॉर्डिंग जापान और यूएस गवर्नमेंट के डेट के सबसे बड़ा जो फॉरेन होल्डर है और यहाँ से जो पूरी कहानी है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मर हेज फंडर और हेज फंड मैनेजर और साथ ही जो अभी यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने जापान के येन को सपोर्ट करने के लिए यूएस जापान के जो 2011 के बाद का जो पहला जॉइंट करेंसी इंटरवेंशन करवाया और उसके बाद जो हमने देखा कि जो येन है वो स्ट्रेंथन। लेकिन सवाल अब ये है कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम येन नहीं बल्कि या ये कहना चाहिए कि जापान के पास जो रफली 1.1 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, अगर येन के को सपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर में अगर हम मान भी लेते हैं कि जापान जो है वो लार्ज स्केल ट्रेजरी सेलिंग करना भी उसको पड़ता है, तो यूएस का जो बॉन्ड प्राइस है वो प्रेशर में यील्ड में आकर कितना राइज हो सकता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि मुझे मेरे पास तो लिमिटेड नॉलेज है इस पूरे सब्जेक्ट की और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं गिरिधर मामरे जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी, आपको आपके दर्शन को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, ये बात तो हम जानते हैं कि अमेरिका का एलाई जापान है और जापान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इतने वर्षों से अमेरिका में। तो अभी अगर हम पूछें तो व्हाई जापान मैटर्स सो मच टू अमेरिका? जापान सिर्फ एक इस अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एलाई है या फिर ये कहें कि जापान यूएस ट्रेजरी मार्केट का सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर? देखिए अंबर जी, आपका प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि 90 की दशक से पहले जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी हुआ करता था। उसके बाद चाइना ने टेक ओवर किया। तब तक जापान सबसे मतलब अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था जापान। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया और इनके प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना में शिफ्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि तब की अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्रोडक्शन पूरा हम चाइना में शिफ्ट कर देंगे। जब चाइना में शिफ्ट होना शुरू हो गया, जापान का जो प्रोडक्शन है वो घटता शुरू हो गया और फिर इनके पास जो भी संपत्ति थी, ये कहाँ रखना है? संपत्ति तो कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा आपको। इतना अब 30-40 साल से जो कमाए थे, इतना बड़ा सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए थे, और ट्रेजरी वो पैसे कहाँ रखना था? तो वो लोग क्या किया, वो सब अमेरिका में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बॉन्ड क्या है? कुछ नहीं है, वो हवा से निकाल के कागज दे देगा अमेरिकन फेड। वो बोलेगा कि देखो हम आपको इतने बिलियन डॉलर्स फलान दिन के बाद आपको देंगे, इतना इंटरेस्ट पे। वो एक बस एक वहम बस, ज्यादा कुछ नहीं है। पूरा सर अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम ही वहम पे ही चलता है सर वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नीचे कोई है नहीं है, जमीन के नीचे, ऊपर हवा में चलता है। जो भी है वो बॉन्ड है, वो उनका प्रॉमिस है, मान के चलते हैं, चलिए उसका प्रॉमिस है कि हम इतने बिलियन डॉलर्स आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर फलान डेट पे देंगे। ये जो है वो बस वही कागज मिलेगा आपको, कुछ नहीं। ठीक है, जो भी है 1.5 ट्रिलियन 1.4 ट्रिलियन मतलब हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स जापान से जाता रहा। जापान ने क्या किया, अपना देश का इन्वेस्टमेंट्स, अपने देश का जो इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम रख के वो चला रहे थे। इंटरेस्ट ना की बराबर थी। बहुत से उनके जो इन्वेस्टमेंट थे 0% इंटरेस्ट पे वो इन्वेस्ट करते थे। 0.1%, 0.2% इतना ही था इंटरेस्ट उसके ऊपर, नहीं तो वो भी नहीं था। और कुछ लोग, जापानीज के लोग ऐसे हो गए कि वो खर्च करना बंद कर दिया, अपने आप पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। अमेरिका जैसे, अमेरिका का बिल्कुल ऑपोजिट, ये लोग गधे की काम करते हैं, सुबह शाम काम करते रहते हैं ये लोग, मगर जो कमाई होती है ना वो बैंक में रख देते हैं
फिर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बाद भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बैंक बैंक कैसे चलती है? बैंक आपसे डिपॉजिट लेती है, फिर किसी और को कर्ज देती है, और आपको जो इंटरेस्ट पे करती है और जो इंटरेस्ट वो कमाती है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वही उनका कमाई होती है। यहां तो आप डिपॉजिट दे रहे हो, डिपॉजिट के लिए आपको इंटरेस्ट देगा, तो डिप्लॉयमेंट कहां करेगा? डिप्लॉयमेंट करने के लिए उनके देश में कोई कर्ज लेने के लिए तैयार ही नहीं है, सब इतने अमीर है, किसी को नहीं चाहिए, पैसे किधर जाएगी फिर? इसलिए बाहर वो इन्वेस्ट करने जा रहे थे। वो बाहर भी इन्वेस्टमेंट वो बहुत कम मात्रा में, वो बहुत कम इंटरेस्ट में वो बाकी दुनिया में दे रहे थे वो लोग। तो ये चीज जो है वो बहुत अट्रैक्टिव था। तो बहुत से लोग स्पेकुलेट करके क्या किया, यहाँ से ऑलमोस्ट फ्री में, इंटरेस्ट फ्री में उठा लिया, फिर जाके मतलब स्टॉक मार्केट्स में, फिर डेरिवेटिव्स में, बाकी सब ये ड्रामाबाजी जो भी अमेरिका में हुआ वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब पिछले 30 साल में अमेरिका को चलाने वाली जो इंजन है वो जापानीज फंडिंग था। जापानीज फंडिंग से ही उनका पूरा निजाम चला, चाहे वो एलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, ये सब जो भी जितने भी अभी अरबों करोड़पति है, उनका पूंजी, उनका इन्वेस्टमेंट्स इसी चैनल से आ रहा था, जापान से ही आ रहा था। ठीक है ना? मगर जापान कब तक ये सस्टेन कर पाएगी? एक समय था, मान लीजिए कि आप बैंक डिपॉजिट किया, नॉर्मली क्या होता है, आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो आपको तो इंटरेस्ट मिलता है ना। जापान में ऐसा सिचुएशन था कि आप वहां डिपॉजिट रखोगे तो डिपॉजिट, आपका डिपॉजिट रखने के लिए आपको उसको रेंट देना पड़ता था, उल्टा, क्योंकि कोई वो पैसे उठाने के लिए कोई तैयार नहीं थे, ये हालत थी उसका। तो अभी ये तो सस्टेनेबल नहीं है। रेसेशन चाहिए था उसको, सॉरी इन्फ्लेशन चाहिए था उसको, कंजम्पशन चाहिए था, कोई कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसीलिए ये सब हो गया। फिर कितने दिन ये झेल पाएगा? अब जापान का प्रॉब्लम ये आ गया कि वो खर्च करना शुरू कर दिया अपना देश को चलाने के लिए, क्योंकि उनको फिर जो उनके इकोनॉमी जो है वो चाइना को शिफ्ट हो गया, उसके बाद आमदनी कम हो गया, फिर इनके खर्चे भी कम हो गया, मगर इनको निजाम को चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक तरफ आपने अमेरिका में डिपॉजिट किया, दूसरी तरफ आप कर्ज लेके आपको देश को चला रहे हो, ये दोनों कैसे चलेगी? वो नहीं चलेगी ना। सर, यहाँ से एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आपने ये पूरा डिटेल से मुझे ये बताया है, इसका पूरा पास्ट। तो सर, अगर यहाँ से एक सवाल निकलता है कि अगर जापान जो है फाइनेंशियल प्रेशर में आता है, तो मतलब ये जो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट है, वो भी प्रेशर में आ जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, आज के दिन में लार्जेस्ट बॉन्ड इन्वेस्टर जापान है। पहला चाइना इनको ओवरटेक किया था कुछ साल पहले, मगर चाइना अक्लमंदी दिखा के वहां से हटना शुरू कर दिया। अभी 2 साल के अंदर अंदर उनका डॉलर डिनोमिनेशन आधे से कम कर दिया चाइना। अभी $650 बिलियन ही डॉलर डिनोमिनेटेड है उनका, बाकी सब वो बेच दिया। अभी भी जापान का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट उसमें है। अब मान लीजिए कि आप कोई दुकानदार हो, आपसे जो सामान खरीदता है, सबसे ज्यादा सामान खरीदने का बंदा जो है कल से सामान खरीदना बंद कर देगा, तो आपका बिजनेस को क्या होगा? ये प्रॉब्लम है ना। तो उनको देख के बाकी लोग भी डर जाएंगे, पता नहीं इसको बंद कर दिया मतलब इसमें कोई घोटाला हो रहा होगा, कोई नकल कर रहा होगा, कोई गलती कर रहा होगा, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये एक रिपल इफेक्ट होगी। जब जापान लार्जेस्ट इन्वेस्टर वहां से हटेगी, मतलब उनको मजबूरी है, उनका जापान का जो ₹100 का उनका कमाई है, तो 230 के ऊपर उनका कर्ज है, 230% से ज्यादा कर्ज है उनका। तो ऑब्वियसली देश को इतने ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, तो उनको पैसे चाहिए, कर्ज क्यों बढ़ाते जाना है? तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे, फिर वापस उस पर घर में लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सांस लेने का वक्त आएगा। जब इतना बड़ा इन्वेस्टर आपका डॉलर बेच के वो वापस लेके जा रहा है, तो बाकी भी डर जाएंगे ना। बाकी लोग भी करेंगे भाई इसमें कुछ हो सकता है, हम भी हमारी डॉलर को बेच के हम कहीं और लेके जाएंगे। और चाइना तो वही कर रहा था पिछले 3-4 साल 5 साल से, वो सोना खरीदते जा रहा था, सोना खरीदते गया। अभी उसका एक अच्छा खासा उनका एक डिपॉजिट भी बन गया। अब अमेरिका के नीचे तो कुछ भी नहीं है, एक तो तेल है,
क्योंकि तेल डॉलर में ही बिकता था पहले। वो सिचुएशन नहीं है। अभी ब्रिक्स देश आके बैठ गए हैं। रशिया, अभी रशिया को आपने डॉलर से निकाल फेंक दिया, वो बहुत बड़ा गलती थी अमेरिका की। अभी वो तो युआन में और रूपी ट्रेड में हो रहा है पूरा वो सब। तो ब्रिक्स देश का यही नारा है कि डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसी से हम ट्रेड करेंगे। जब ये शुरू हो जाएगा फिर डॉलर की डिमांड भी कम हो जाएगी ना। डॉलर किसको चाहिए? तेल खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए, जो डॉलर में ही बिकती है तो उनके लिए चाहिए। धीरे धीरे से बाकी करेंसीज के ऊपर जब लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली डॉलर का डिमांड घटेगी। इसीलिए एक और कारण है जो ईरान के खिलाफ ये जंग जो हुई है, इसके चलते हुए इससे पहले फरवरी 27 देखिए $45-50 पर बैरल ऐसा रेंज पे था, $50 के करीब इधर उधर था वो, एकदम से 100 के ऊपर चला। मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक $100 था उससे पहले 26 फरवरी को, एक $100 में आप 2 बैरल खरीद सकते थे पहले। अब $100 में 1 बैरल भी नहीं खरीद पा रहे हो, तो क्या हो जाएगी? आपको डॉलर चाहिए तो डॉलर खरीदना शुरू करो। जब डॉलर खरीदना शुरू करोगे ऑब्वियसली डॉलर का रेट बढ़ेगी, डॉलर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। वो चलाया अब तक, मगर कितने दिन चलाएंगे? बाकी देशों का, उनका इकोनॉमी भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी जापान का क्या प्रॉब्लम है? जापान अमेरिका के बलबूते पर, अमेरिका के भरोसे पर इतने दिन चला। अब उनको पता चल गया कि चाइना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ताइवान के ऊपर हमला करेगी, फिर उसके बाद जापान भी उसके दायरे में आ जाएगा। जापान इसके इसके डर डर के मारे वो अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया, अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया और ये रिसर्च डेवलपमेंट ये सब शुरू कर दिया। अब देखिए सनाई तकाशी भारत आई थी और फिर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। मतलब क्वाड में भी अमेरिका को हटा के बाकी 3 देश ये अलग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो जब उनका खर्च बढ़ गए हैं, कहां से लेके आएंगे वो खर्च? डॉलर बेचना पड़ेगा। डॉलर बेचेंगे, इस साल पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स इनको कर्ज वापस करना पड़ेगा अमेरिका को। कभी वापस नहीं करते हैं वो अलग बात है, उसको रोल ओवर करते हैं। पिछले साल मान लीजिए कि 1.5% पे इंटरेस्ट था, इस साल उनको 4% देना पड़ रहा है। मतलब उनका ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट हर साल बढ़ते ही जा रहा है, $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया। मतलब इनका एजुकेशन के ऊपर खर्चा, इनके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा, इनके डिफेंस के ऊपर खर्चे से भी ज्यादा कर्ज के इंटरेस्ट चुकाने में इनका चल रहा है पूरा अमेरिका का। मान लीजिए कि इस नौबत पर जापान अपना डॉलर इन्वेस्टमेंट बेचना शुरू करेगी तो इसका क्या हालत होगी? ऑलरेडी इनका जो यील्ड बोलते हैं, यील्ड का मतलब इंटरेस्ट ही है। अमेरिका ब्रिटिश के जितने भी टर्म्स है उसको अलग अलग इस्तेमाल करते हैं वो लोग। हम पेट्रोल बोलते हैं, वो गैस बोलते हैं, गैस कैसा है पता नहीं है, वैसे अमेरिकन जो भी है यील्ड बोलते हैं। यील्ड का मतलब इंटरेस्ट ही है, मान के चलिए। इंटरेस्ट जो है 30 साल की जो बॉन्ड है 5.25% से ज्यादा हो गया और 10 साल का जो है 4.76 के ऊपर चला गया। अभी धीरे धीरे से वो 5% से भी पार कर लेगा, तो आप समझिए क्या हालत होगी। मतलब अमेरिका के ऊपर भरोसा जा रहा है। अब इंटरेस्ट रेट किसका कम होगा? जिसके ऊपर भरोसा है। जिसके ऊपर से भरोसा उड़ जाती है वो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है ना अट्रैक्ट करने के लिए। अमेरिका का इंटरेस्ट 5% से ऊपर चला जाएगा। अमेरिका का पूरा जो वर्चस्व है, उनका जो कंट्रोल है, पूरा दुनिया को जिस चीज से वो कंट्रोल करती है, जिस चीज से चलाती है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा ना। वो डॉलर खरीदना बंद कर देंगे, फिर यील्ड और बढ़ेगी। पता नहीं 5, 6, 7% कहां जाके रुकेगी पता नहीं है। ये डर है अमेरिका को सता रही है। इसीलिए स्कॉट बेसेंट वो इंटरवीन करके उसको खरीदना शुरू किया। खरीद के उसको स्टेबलाइज करना था येन को, ताकि जापान अपना जो डॉलर बॉन्ड्स है उसको बेचने से रोके और फिर उसके बाद जो भी अभी नया बॉन्ड्स निकल के आएंगे उसका तो कुछ ना कुछ चला। ये इनका सोच है। तो सही तो टू वे गेम हो गया है तो अमेरिका का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक तो रिसेशन आ रहा है, दूसरा अपना बॉन्ड मार्केट का भी बैंड बजी हुई है। तो दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम अमेरिका का। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप का किया हुआ काम है। ये जानबूझकर इसमें घुस गया। ये तो खैर बेंजामिन नेतन्याहू का काम है, वो अलग बात है। निकोलस माडुरो का आपने उठा लिया,
सीरिया में इतनी आसानी से आपने उसको बशर अल को निकाल दिया, तो अब ईरान ऐसी क्यूबा की तैसी। क्यूबा को भी लेके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो अपना स्पाई नेटवर्क वो सब कुछ एक्टिव कर रहे हैं वहाँ पे भी। क्यूबा को उठाएंगे, क्यूबा को कोई बचने का चांस ही नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ दिखाना ही पड़ेगा इलेक्शंस के जी, पहले, वो जीतते हुए दिखना चाहिए, तो वो क्योंकि कुछ सर ना ऑफ कुछ कोर्स वहाँ पे जो करेगा। लोकल्स हैं वो परेशान हैं इन्फ्लेशन से, महंगाई, गैस, पेट्रोल और ग्रोसरी सारी चीजें ट्रिपल हो गया प्राइस, तो ऑफ कोर्स लोग परेशान हैं, तो अटेंशन डाइवर्ट करने कुछ तो चाहिए। बिजली नहीं है, दिन में 3-4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं है, हम्म, तेल नहीं आ रहा है उधर, पूरा ब्लॉकेड करके रखा है। ये बिल्कुल ह्यूमन राइट वायलेशन है, एक्चुअली इनको जेनीवा में घसीटना चाहिए। इनको बिल्कुल किसी को इनसे इनके खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है, अलग बात है, बट आप पूरा देश को कैसे आप दंड दे सकते हो? हाँ, ऑर्डिनरी बिल्कुल। लोग लेकिन सर रहते हैं। स्कॉट बेसेंट की हम बात करते हैं तो वो जो उनका बैकग्राउंड है वो हेज फंड बैकग्राउंड से आते हैं, उस दुनिया से आते हैं, और सोरोस फंड मैनेजमेंट में उनका करेंसी मार्केट का मेजर उनका बेट एक्सपीरियंस उनके साथ एक वो अटैच है। तो सर जो रिपोर्ट्स हैं अगर उसकी बात करें तो रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि वो जापान तक के कितने क्लोजली उन्होंने पूरा उसको वॉच किया है, कितनी सारी विजिट्स की हैं। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने जो ये एक्सपीरियंस किया वो डिफरेंट रोल में किया। उस वक़्त वो करेंसी मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ देखते थे कि कहाँ पे है तो हम देखें। अब वो मैनेजर अब रेगुलेटर की भूमिका में आ गए हैं, तो रोल एकदम रिवर्स हो गया। आपको लगता है कि सर वो अब पूरा उस बैकग्राउंड के साथ हेज फंड वाले एक्सपीरियंस के साथ पूरी नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी को, इस सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे? जो स्थिति में आज अमेरिका है? यही तो गलती कर रहा है, अभी भी वो हेज फंड जैसे ही सोच रहा है, इसीलिए वो फंस गया। अब देखिए ये जो करेंसी की जो इसमें मतलब इससे करप्ट रेजिम आप बहुत साल तक नहीं देखे होंगे। वो स्कॉट बेसेंट हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जेरार्ड कुशनर हो, या स्टीव विटकॉफ हो, या इनके बेटे हो, हर चीज में लोग फायदा उठा रहे हैं, फिर उसमें कमा रहे हैं। अभी एक्चुअली में कितना ये लोग यन उठाया किसी को पता नहीं है। वो आपकी जो फेड की फंड से, टैक्स पेयर फंड से ये लोग कर रहे हैं। पीछे से जो करने वाले ब्रोकर होंगे ना, यही लोग होंगे, वहां उधर से भी पैसे उठा रहे हैं। मतलब इनका सोच उससे ज्यादा नहीं है। जब स्कॉट ये जेरार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ रशिया गए थे यूक्रेन के बारे में चर्चा करने के लिए, वहां जाके रशियन कंपनी से ये लोग डिस्कस कर रहे थे, हमें कितना शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा। मतलब ये लोग दे आर जस्ट, स्कॉट बेसेंट भी उसी स्टॉक से आता है। उनका सोच उससे ज्यादा बड़ा ही नहीं है। देश को कैसे चलानी है, डॉलर के ऊपर क्या दबाव हो सकता है, आप एक डरा धमकाने के बाद आपको कोई आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, इतने दूर तक सोचने का इसका है ही नहीं। अभी बढ़ गया तो हम कैसे इसको उठाएं, अभी नीचे आ गया तो हम इसको कैसे फायदा उठाएं, यही सोच रहे हैं लोग। मगर अब इनके पानी इनके पांव के नीचे आ गया, इसीलिए वो यन को बचाने के उसमें चक्कर में चला गया। एक्चुअली यन को नहीं बचा रहा है, अपने आप को बचा रहा है, डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहा है स्कॉट बेसेंट, मगर अटरली फ्लॉप हो गया। सबको पता चल गया, अभी पूरा अमेरिका में यही चर्चा हो रही है कि स्कॉट बेसेंट हैज फ्लॉप। भारत को धमकी दिया था स्कॉट बेसेंट ने कि वी हैव टू फिक्स इंडिया करके बोला था। मतलब अमेरिका का जो हेजिमनी थी, और ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे या हेज फंड्स थे, वो पूरा दुनिया को चला रहे थे, क्योंकि उनके पास ताकत थी। वो ताकत कहां से आया? जापानीज येन और ये चीप जो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, भारत से फ्री का इन्वेस्टमेंट जो पैसा, भी बेसिकली फ्री का पैसा मिला हुआ था उनको। फ्री का पैसा था, उसी से वो लोग चला रहे थे। अभी वो तो बंद होना शुरू हो गया, तो इसीलिए इसको अभी चल रही है, उसको अभी कैसे हैंडल करना है समझ में नहीं आ रहा इसको। भाई ठीक है, आपने $10 बिलियन इन्वेस्ट करके येन को बचा लिया, एक दिन बचाया, 2 दिन बचाया, उसके बाद क्या होगा? अभी तो एक्सपोज हो गया ना। मतलब कोई किसी देश का करेंसी में इन्वॉल्व होके आपको उसको बचाने का क्या नौबत पड़ी आपको? तो कितने दिन बचा पाओगे? तो आप इनफैक्ट सर कल यही बात एक ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल हैं फॉर्मर, उन्होंने मीडिया से में यही बात बोली है कि ये कौन सा सोल्यूशन है कि अगर डेट प्रॉब्लम है
तो आप करेंसी इंटरवेंशन से कैसे उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको बेचना ही बेचना है, क्योंकि जापान के पास कोई चारा नहीं है। अभी ठीक है, आपने स्टेबलाइज किया, कितने दिन तक आप स्टेबलाइज कर पाओगे? फंडामेंटल जब तक चेंज नहीं हुआ जापान में, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। और सनाई तकाशी वो कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं है, फिर भी वो जो भी करेगी, अपना जो सिविलाइजेशन, उनके जो कल्चर, उनके जो सोसाइटी है, वो तो बदलने वाला नहीं है। तो क्या करोगे फिर? ये सिचुएशन हुआ। तो एजिंग पॉपुलेशन है। अब देखिए, एक और ट्विस्ट है। जिस जिस देश का पॉपुलेशन घटती है, उसका इकोनॉमी घट जाती है। जापान 30 साल पहले उनका जो पॉपुलेशन है 1.4 टीएफआर से नीचे गिर गया। टीएफआर का मतलब जानती हो ना, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपने जीवन कालखंड में कितने बच्चों को पैदा करती है, एक साइंस है। साइंस ये कहती है कि एवरेज 2.1 बच्चे पैदा करते हैं। बचपन से सोशल वर्कर। बट 2.1 इज अ रिप्लेसमेंट रेट। उससे ज्यादा बच्चा पैदा करेगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे कम बच्चा पैदा करेंगी तो घटेगी। और वही साइंस कहती है कि 1.4, 1.4 से भी कम एवरेज बच्चा पैदा करेगी कोई समाज, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। अभी जापान का 1.1 है। तो 30 साल पहले जब घटना शुरू हुआ, उस समय ये नंबर 2 इकोनॉमी था। आज तक उसी लेवल पे है। मतलब 20-25 साल से इनका इकोनॉमी ना ऊपर उठा ना नीचे गया, वैसे के वैसे स्टैग्नेट हो गया। इसीलिए धीरे धीरे से चाइना ओवरटेक किया, फिर भारत ओवरटेक कर रहा है। मतलब देखिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, चाइना का पॉपुलेशन बढ़ी, तो हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। चाइना का पॉपुलेशन घट रहा है, उनका अभी तकलीफें देख रहे हैं हम। भारत का भी अभी शुरू हो गया, हमारा भी टीएफआर 1.9 पे आ गया। यस। तो अभी हमारा भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, हमारी भी 20-25 साल में हम भी उसी मुसीबत में पड़ेंगे। तो जापान का यही हालत है, उनका एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गया। एजिंग पॉपुलेशन, उनको देखभाल करने के लिए खर्चा चाहिए, आपको पैसे चाहिए, फिर कमाने के लिए आपके पास पॉपुलेशन नहीं है। जो कम उम्र के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, शादी करेंगे तो भी बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। तो इतना घट गया उनका पॉपुलेशन कि टैक्स भरने के लिए लोग नहीं है, प्रोडक्शन करने के लिए लोग नहीं है। अभी रोबोट्स गिबोट्स कितने दिन तक आप रख के चलाओगे? पूरे देश को तो नहीं चला पाओगे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम फंडामेंटल। जब तक ये सिचुएशन वहां सुधरेगा नहीं, तब तक इस कर्ज को कौन चुकाएंगे? 230% ऑफ देयर जीडीपी कैसे चुका पाएंगे? तो वो उस चीज को आप एड्रेस नहीं करोगे। एक दिन दो दिन के लिए आप $10 बिलियन, $20 बिलियन इन्वेस्ट करके आप पर्सनली उससे फायदा उठा रहे हो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। अल्टीमेटली अमेरिका अपने बलबूते पे आप अपना बॉन्ड्स बेचना चाहिए। आपको कोई भरोसा नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। आपने सबके भरोसा उड़ा दिया। दुश्मन को तो सही छोड़ दीजिए, दोस्तों को भी आपने कहाँ छोड़ा है? कोई भी दोस्त को आपने जलील ना करते हुए किसी को भी नहीं छोड़ा है। केयर स्टारमर को कितना जलील किया आपने, जॉर्जियो मेलोनी को कितना जलील किया आपने, एक महिला होने के नाते आपने कितना जलील किया उसको। शायद जावियर मिले को छोड़ के सबको जलील किया। तो मोदी जी को जलील किया है, एमबीएस को जलील किया है। तो बस यही हो गई ना। तो जब भरोसा उड़ गया, ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट इन द ट्रस्ट। अब देखिए, $40 ट्रिलियन, जैसे आपने ओपनिंग कमेंट्स में बोला है ना, $40 ट्रिलियन इसका कर्ज है। तो कोई भी बैलेंस शीट डालेगा तो ऑब्वियसली इनके कर्ज इनके आमदनी से ज्यादा है, ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव बैलेंस शीट ही आपको दिखेगा, है ना। इस सिचुएशन पर फिर भी डॉलर क्यों मतलब इतना बिक रहा है, और डॉलर का डिमांड क्यों है? क्योंकि डॉलर का डिमांड क्रिएट करने के लिए ये पूरे दुनिया में गुंडागर्दी करते हैं। तो डॉलर का भाव जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमेरिकाज गुंडागर्दी, या अमेरिकाज एबिलिटी टू गो एंड डू गुंडागर्दी, उसको भाव मिल रहा है डॉलर। नहीं तो सिंपल बैलेंस शीट के नाते देखेंगे तो उसका कोई भाव नहीं है। उससे अच्छा हमारी भारतीय करेंसी है, हमारे यहाँ इतना कर्ज नहीं है, फिर भी हम क्यों वीक हैं? क्योंकि हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 85% हमारी जो एनर्जी नीड्स है हम बाहर से खरीदते हैं, इसीलिए हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो प्रेशर है हमारे ऊपर। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स आपकी इकोनॉमी के आधार पर नहीं चलेगा, ये चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी।
आपकी सोसाइटी की कैपेसिटी, जैसे मैंने जापान के बारे में बोला आपको, सिमिलरली आपके एबिलिटी टू इंटरवीन, पूरे दुनिया में इंटरवीन करने का शक्ति आपके पास होगा, उसके आधार पर होगी। अभी जर्मनी 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, मगर जर्मनी के बारे में कोई बात करता है? कोई नहीं बात करता है ना। अभी रशिया के बारे में बात कर रहा है, रशिया कितना है, उनका जीडीपी है $2 ट्रिलियन, 2.5 कुछ है, कितना नीचे है, भारत से भी बहुत नीचे, मतलब उसका इकोनॉमी बहुत कम है, फिर भी रशिया को रेस्पेक्ट देते हैं, भारत को नहीं देते, क्यों? तो दीज आर द थिंग्स। तो मैं सर जब यहाँ पे मैं आपसे, आपने इंडिया की बात की तो मैं समझना चाहूंगी कि व्हाट इट मींस फॉर इंडिया, क्योंकि हालांकि इंडिया डायरेक्टली यूएस जापान करेंसी इंटरवेंशन का पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है, बट फिर भी सर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ग्लोबल, वो इंटरकनेक्टेड है, तो हाउ इट विल और इट कुड इफेक्ट इंडिया? देखिए, हमारी यहाँ मोदी जी आने के बाद ना, हमने भी धीरे धीरे से हम जो करना है हम करते जा रहे हैं। अभी एकदम से आप कुछ करोगे, जब ड्रास्टिक चेंजेस लाओगे, तो आप उनके नजर में आ जाओगे। जब उनके नजर में आ जाओगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। ऑलरेडी वो कर रहा है, क्या हरकत कर रहे हैं देख ही रहे हैं। और ज्यादा करोगे तो आप हरकत में आओगे, फिर मतलब उनके नजर में आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मोदी जी ने क्या किया, 2014 में जब मोदी जी आए थे, हमारे पास लगभग 400 टन की सोना था। आज देखेंगे लगभग 900 टन की सोना आ गया, मतलब हमने मोर देन डबल कर दिया। हमारी जो गोल्ड की रिजर्व थी उसको डबल कर दिया। अब उस समय हमारी पास कोई $3.5 बिलियन या $400 बिलियन की, उससे भी कम, अराउंड 300-350 बिलियन डॉलर्स की फॉरेक्स रिजर्व थी हमारी पास। आज $700 बिलियन, $700 बिलियन की हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। उस समय लगभग 65 to 70% हमारी फॉरेक्स रिजर्व जो है डॉलर डिनोमिनेटेड हुआ करता था, लगभग 60 से ज्यादा ऊपर वो था। आज 45-50% के ऊपर आ गया। फिर भी $700 बिलियन हमारी फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब रिजर्व तो बढ़ रहे हैं मगर डॉलर की परसेंटेज कम होती जा रही है। उसको रिप्लेस करके हम ऑल्टरनेट्स में लगा, स्पेशली गोल्ड में हमने लगाया, फिर बाकी करेंसीज पे लगाया, ये कर रहे हैं। तो एकदम से उसको डॉलर को रिजेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि हम आपको तेल खरीदना हो तो बाकी चीजों में आपको डॉलर चाहिए, तो जितना मिनिमम चाहिए उतना मिनिमम रख के बाकी सब अलग अलग पोर्टफोलियोज में हम डालते जा रहे हैं। एक और चीज हम क्या कर रहे हैं, आपकी यूपीआई है या रुपे कार्ड है, साइलेंटली धीरे धीरे से हम 100 से ऊपर कंट्रीज में फैला दिया इसको। मोदी जी कहीं भी जाते हैं, आप देखिए उस रीड आउट में यही रहेगा कि दोनों करके रुपए इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार हो गया, या यूपीआई कार्ड वहां चलेगी, यही चलती है ना। जब फ्रांस गया था, एफिल टावर में यूपीआई का इस्तेमाल किया था। तो धीरे धीरे से क्या हो गया ना, स्विफ्ट और अमेरिका का जो भी इनके जो डॉलर डिनोमिनेटेड सिस्टम है उसको ऑल्टरनेट खड़ा कर दिया हमने ऑलरेडी। चाइना भी खड़ा किया, वो अलग बात है, भारत भी कर रहा है। तो वी आर डी रिस्किंग। पहला 10 साल पहले, 12 साल पहले हमारी क्या रिस्क थी, आज उसको कम किया है हमने, पूरा एलिमिनेट नहीं किया। गोल्ड भी, हम सोना भी, जो भी सोना लंदन आपकी तिजोरियों में थे, उसमें से लगभग ऑलमोस्ट 70-80% हमने घर वापस ला लिया। कोई 20-25% अभी भी है, वो शायद बेचने के लिए जो भी है वो रखा है, बट मेजोरिटी हमने वापस भी ला लिया। तो वी आर डी रिस्किंग, साइलेंटली कर रहे हैं। कोई 9 PM प्राइम टाइम न्यूज में हम धमाकेदार कोई अनाउंसमेंट करके नहीं कर रहे, धीरे धीरे से कर रहे हैं, किसको शक ना आए, बट हमारी इंटरेस्ट बचाने के लिए ये सब चीजें हम कर रहे हैं। इसीलिए येन का जो हालत हो रहा है वो हमारे ऊपर ना हो, उसकी तैयारी हम पहले से कर चुके हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू इन दैट लाइन। एंड जो डी डॉलराइजेशन शायद 20-30 साल पता नहीं कब होगा, मगर धीरे धीरे से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ब्रिक्स में नॉन डॉलर करेंसी से हम ट्रेड करना, ये सब शुरू हो गया। तो विल सी, वी आर डूइंग इट इन अ वेरी स्लो कैलिब्रेटेड मैनर, कोई जल्दबाज नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज जो कुछ हो रहा है, जंग हो रही है, वॉर हो रही है, बॉर्डर्स पर, वो बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है।
करेंसी मार्केट्स में भी उसका उतना ही हमें असर नज़र आता है, बॉन्ड्स में, इंटरेस्ट में। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी-कभी 2 कंट्रीज़ का आपस में जो इस तरह से डेट मार्केट और ये सारा कुछ एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करने का जो अ, ड्रामा होता है, क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने येन को सपोर्ट किया। अब जापान के पास रफली 1.1 ट्रिलियन यूएस ट्रेज़री सिक्योरिटीज़ हैं। अमेरिका का जो डेट है वो 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। अब यूएस ट्रेजरी यील्ड ऑलरेडी अमेरिका के लिए क्रिटिकल कंसर्न है। असली सवाल अब यहाँ से ये येन का नहीं रह जाता। असली सवाल ये है कि अमेरिका जो है जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है और इट्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वो कितना जो कर्ज और ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर सकता है, इसके पहले ये उसके लिए एक बड़ा बबल बन जाए और वो बर्स्ट हो जाए। तो अमेरिका और जापान को जो अब एक-दूसरे का सपोर्ट देख रहे हैं, वो कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास जो है वो जापान को इग्नोर करने का ऑप्शन है भी या नहीं, ये तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अमेरिका अगर जापान को इग्नोर करेगा तो फिर कहानी उल्टी पड़ जाएगी। तो सवाल लेकिन सारा यहीं पे आके पेच अटक जाता है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद इस पूरे पेच को सुलझाने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। नमस्ते जी, नमस्ते।